नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज़ 2 के लिए भौतिक विज्ञान से संबंधित बीपीएससी के द्वारा जो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, तो इन्हीं प्रश्नों को आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये टोटल 35 प्रश्न हैं जो बीपीएससी ने अपने कई एग्ज़ाम में बार बार पूछे हैं। जैसे कि बीपीएससी का एलडीसी एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम होता है, एपीओ एग्ज़ाम होता है, व अन्य जितने भी एग्ज़ाम बीपीएससी कंडक्ट कराती है, उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं वह सभी आपके सामने जो है प्रस्तुत किए जाएंगे। तो भौतिक विज्ञान के टॉप 35 प्रश्न आपको कम समय में यहाँ पर रिवीजन करने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है कि बैरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, वायुमंडलीय दाब या वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। और यदि बात की जाए हवा की दिशा, जैसा कि 1 नंबर ऑप्शन में दिया गया है, हवा की दिशा को और गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो वर्षा का पानी होता है, इस पानी के बहाव को मापने के लिए, ठीक है, वह जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं वर्षामापी, और दूसरे शब्दों में इसे रेन गेज के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको इस प्रश्न से 3 बिंदु देखने को मिले। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि यूडोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो यूडोमीटर का आप सभी जानते होंगे, इसका प्रयोग बरसात की मात्रा नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बरसात की मात्रा को नापने के लिए, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगले प्रश्न से चलने से पहले आपको बता दें, जैसा कि पिछले प्रश्न में बताया, रेन गेज, तो ध्यान रखिएगा, यह वर्षा के पानी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और यूडोमीटर बरसात की मात्रा को नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसे यूडोमीटर को रेन गेज भी कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है। तो विद्युत विभवांतर की इकाई आप सभी जानते होंगे, वोल्ट होती है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वोल्ट। विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वह होता है वोल्ट, ठीक है। देखिए, जो कूलाम होता है, ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया गया है, तो यह किसका मात्रक होता है। यह मात्रक होता है आवेश का, ठीक है। किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। और यदि वाट की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, वाट किसका मात्रक होता है, यह विद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है। और जो 4th नंबर में दिया गया है ओम, यह मात्रक होता है प्रतिरोध का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि विद्युत धारा इकाई है, मतलब कि विद्युत धारा किसका मात्रक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, एम्पियर, ठीक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक या इकाई है, ठीक है। अब आगे बात कर लें, जैसा कि आपको बताया गया कि कूलाम किसका मात्रक होता है, विद्युत आवेश का। वोल्ट किसका मात्रक होता है, विद्युत विभव का, आपको ध्यान रखना है। और वाट जो है शक्ति का, मतलब कि पावर का मात्रक होता है। इसी के साथ यदि हम लोग जूल की बात करें तो आप सभी को पता होगा, ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक होता है जूल, ठीक है। और ओम की बात करें, पिछले प्रश्न में हमने डिस्कस किया, ओम किसका मात्रक होता है, विद्युत प्रतिरोध का। आपको ये सभी मात्रक ध्यान रखने हैं, इससे एक प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है बताना है। तो प्रकाश वर्ष आप सभी जानते होंगे, यह दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, दूरी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। देखिए, यह प्रश्न आपको देखने में छोटा 1 लाइनर लग रहा होगा, लेकिन बीपीएससी ने इसको अपने 3 बार फॉर्मेट में पूछा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 2021 में 1 बार पूछा है, 2020 में 1 बार पूछा है, और 2019 में 1 बार पूछा है। तो तीनों बार यह प्रश्न रिवाइज हुआ है। आसान सा प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। अब हम बात करें, यदि देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया, लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 1 प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1 प्रकाश वर्ष आप सभी जानते होंगे 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर के बराबर 1 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें बताना है कि इनमें से एक राशि है जो मूल भौतिक राशि है।
तो ऑप्शन नंबर जो 3 है विद्युत धारा, यह मूल राशि है या मूल भौतिक राशि है। देखिए ऐसी राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं जिन्हें एक दूसरे से बदला नहीं जा सकता, उन्हें ही मूल भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्युत धारा, ठीक है। और मूल राशि की यदि बात करें तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता, यह इतनी आपकी मूल राशियाँ हैं, ठीक है। टोटल जो मूल राशियों की संख्या होती है वह है 7। आपको ध्यान रखना है टोटल कितनी 7 मूल राशियाँ हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको बताया गया लंबाई, तो लंबाई का मात्रक आप सभी जानते होंगे मीटर, समय का मात्रक आप सभी जानते होंगे सेकंड, ताप का केल्विन, द्रव्यमान का किलोग्राम और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, विद्युत धारा का जैसा कि आपको पिछले प्रश्नों में बताया गया एम्पियर, ठीक है। और लास्ट जो 7वीं मूल भौतिक राशि है वह है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक होता है कैंडेला, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है? 1 नंबर में दिया गया है जल में, 2 नंबर में वायु में, 3 नंबर रक्त में, 4 नंबर शहद में। तो सबसे ज़्यादा श्यानता वाला इस प्रश्न के जो ऑप्शन में दिया गया है वह ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो आप सभी ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 है शहद, इसमें सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किसमें? शहद में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब आप लोग जान रहे होंगे श्यानता होता क्या है, तो सुन लीजिए कि तरल का जो लिक्विड होता है या तरल का वह गुण जिसके कारण तरल अपनी अलग अलग परतों के मध्य होने वाली जो आपेक्षिक गति होती है उसका विरोध करता है, इसे ही हम लोग श्यानता के नाम से जानते हैं। इस गुण को या तरल की श्यानता कहते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, शहद में बहने का जो गुण होता है बहुत कम पाया जाता है। आप शहद को देखिए, जो है वो एक पानी रख दीजिए और शहद रख दीजिए तो पानी जल्दी ही बह जाएगा, लेकिन शहद जल्दी बहता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है श्यानता का गुण अधिक पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि किसकी तरफ इंगित करती है? तो बैरोमीटर जो होता है तो उसमें यदि अचानक वृद्धि आ जाए या वृद्धि हो जाए तो किसके तरफ इंगित होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि शुष्क मौसम। जो बैरोमीटर होता है इसमें इसके जो मीटर में अचानक यदि वृद्धि हो जाए तो शुष्क मौसम होने की तरफ यह इंगित करता है, ठीक है। अब आपको बता दें, यदि इसका जो मीटर होता है या पाठ्यांक होता है इसमें अचानक गिरावट आ जाए, यहाँ तो हमने देखा अचानक वृद्धि, उससे यदि प्रश्न में दिया हो कि अचानक गिरावट आ जाए तो किस प्रकार का मौसम होगा, तो ध्यान रखना आंधी या तूफान के मौसम का संकेत करता है, ठीक है। और यदि यही मीटर धीरे धीरे डाउन हो या धीरे धीरे गिरे तो आप ध्यान रखिएगा वर्षा होने की संभावना को व्यक्त करता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि दूध से क्रीम को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो दूध को क्रीम से अलग करने के लिए जो तकनीकी इस्तेमाल की जाती है वह क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केंद्र परासरण, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है? जो एक लिक्विड की छोटी बूंद होती है, आप देखते होंगे जैसे कि वर्षा की बूंद, ठीक है, तो यह गोलाकार क्यों होती है इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण एक जो छोटी तरल बूंद होती है उसका आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? या इस प्रकार से भी प्रश्न में दे सकता है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, अपकेंद्रण पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर, ठीक है। देखिए अपकेंद्रण होता क्या है या अपकेंद्री बल क्या होता है? देखिए अपकेंद्री बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में, मतलब कोई एक वस्तु गतिशील है, उस गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। जैसे कि एक सर्किल है, इसका केंद्र ये है, तो कोई भी गति यदि गतिमान है तो यह केंद्र की तरफ ना आकर केंद्र से दूर भागेगी, ठीक है, दूर भागेगी। तो इसी सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करती है, अपकेंद्रणपण, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी सिलाई मशीन की सुई की गति कैसी होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, आवर्ती गति। देखिए जो सिलाई की मशीन की सुई होती है वह कैसी गति होती है? उसमें आवर्ती गति होती है। वह आवर्ती गति होती क्या है?
देखिए आवर्ती गति में क्या होता है, निश्चित पथ होता है जिस पर गति करती हुई वस्तु किसी निश्चित समय के अंतराल के पश्चात बार बार अपने पूर्व गति को दोहराती है। ठीक है, बार बार वह उसी गति को दोहराती है एक निश्चित समय अंतराल के बाद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। यहाँ अधिकतम की बात की गई है, तो किस टेम्परेचर पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व ताप जो है अधिकतम होगा। देखिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 5 टाइम पूछा गया है, 5 बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो जाए तो वह वस्तु, देखिए उस वस्तु में क्या बदलाव आता है। एक नंबर ऑप्शन में दिया गया है धीमी होती हुई विराम अवस्था में आ जाएगी। दूसरे नंबर में दिया गया है अपने गति की दिशा बदल देगी। तीसरे नंबर में दिया गया है समरूप त्वरित होगी। और 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया है समरूप गति से चलती रहेगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समरूप गति से चलती रहेगी। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि यदि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर में क्या परिवर्तन होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है वह बताना है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्यान रखिएगा ध्वनि की तीक्ष्णता जो निर्धारित की जाती है, इन चारों ऑप्शन में जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको ध्यान रखना है। देखिए ध्वनि की जो तीव्रता होती है या तीक्ष्णता या तारत्व कह सकते हैं, इसको निर्धारित करने वाला क्या होता है, किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, आवृत्ति के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आवृत्ति यदि ऑप्शन में दिया गया हो तो आवृत्ति पर टिक करेंगे, और यदि आवृत्ति ना दिया गया हो तो इनमें से कोई नहीं पर हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि पेंडुलम घड़ी की समय अवधि या उसका दोलन काल कितना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इस पर स्टार मार्क या हैशटैग लगाएंगे या जो भी आप जैसा भी चिन्ह लगाते हो, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और या इसको अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं। और यदि आपको पहले से पता है तो वेल एंड गुड। देखिए पेंडुलम घड़ी का जो दोलन काल होता है वह होता है 2 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2 सेकंड। ठीक है, क्योंकि एक दोलन पूरा करने में 2 सेकंड समय लगता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि जब ध्वनि है वह वायु से सीधे जल में प्रवेश करती है तो किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति नहीं परिवर्तित होती है। ठीक है, जब ध्वनि किसी माध्यम से, यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि जाती है तो आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन किस में होता है, ध्वनि की चाल में और तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन आ जाता है। ध्यान रखिएगा किस में परिवर्तन नहीं होता है तो आवृत्ति में नहीं होता है, और किस में परिवर्तन होता है तो किस में, ध्वनि की चाल और तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आसान सा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हर्ट्ज में मापा जाता है या हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, जैसा भी आप पढ़ लें हिंदी में, तो ध्यान रखिएगा किसे हर्ट्ज में मापा जाता है आप सभी जानते होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आवृत्ति, ऑप्शन नंबर 4। देखिए गति को किस में मापा जाता है, मीटर प्रति सेकंड में। आप सभी मीटर प्रति सेकंड ऐसे लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, आयाम को किस में मापा जाता है, मीटर में, और तरंग दैर्घ्य को किस में मापा जाता है, ठीक है, इसको भी मीटर में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ध्वनि चित्रण जिसे सोनोग्राफी के नाम से जानते हैं, इनमें कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है। तो जो सोनोग्राफी होती है इसमें प्रयोग होने वाली जो तरंगें होती हैं वह होती हैं पराध्वनिक तरंगें। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पराध्वनिक तरंगें। ठीक है, देखिए इसका प्रयोग शरीर के आंतरिक भागों में जो चिकित्सीय जांच होती है उसमें भी किया जाता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है, मतलब ध्वनि किस में नहीं चल सकती है यह पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, निर्वात में। निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है। ठीक है, क्योंकि ध्वनि के चलने के लिए या संचरण के लिए किसी माध्यम की जरूर आवश्यकता होती है। ठीक है,
और ठोस और द्रव व गैस में ध्वनि का संचरण संभव है, बल्कि निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। आपको बिल्कुल कान खोल के सुन लेना है। अगला प्रश्न है कि उच्च तापमान को अधिक दूरी से नापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है? तो उच्च तापमान को नापने वाला उपकरण क्या है? तो आप सभी जानते होंगे, पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर आपको ध्यान रखना है। देखिए, पायरोमीटर का उपयोग 3000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को नापने या मापने के लिए किया जाता है। कितना? 3000 डिग्री सेल्सियस के तापमान को नापने तक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि रेफ्रिजरेटर में दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दें तो कमरे के तापमान में क्या परिवर्तन होगा? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर होगा, तो जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 मतलब बढ़ जाएगा, मतलब क्या बढ़ जाएगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दे तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। या तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला, आपको पता होगा। तो आपको बस इसमें कंफ्यूज यह नहीं होना है, जो पॉइंट वाला या दशमलव वाला सिस्टम रहता है इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपको एकदम बिल्कुल साफ दिख गया होगा, लेकिन क्या पता आने वाले आपके एग्ज़ाम में शायद पॉइंट से दशमलव से ही खेल जाए एग्जामिनर। 98.5, 98.4, 98 पॉइंट या जो भी दे दे, तो आपको क्या रखना है? बिल्कुल आपको डिजिट ध्यान रखने हैं और एग्जैक्ट आंसर मारना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? 36.9 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेल्सियस स्केल पर मानव के शरीर का टेम्परेचर पूछा गया था, तो सेल्सियस स्केल पर क्या हो जाएगा? 36.9 डिग्री सेल्सियस। और यदि फ़ारेनहाइट जो है स्केल पर पूछा जाए तो आप सभी को पता होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है टेम्परेचर होता है मानव के शरीर का। ठीक है, तो सेल्सियस में 36.9 आपको ध्यान रखना है और फ़ारेनहाइट में जब पूछा जाए तो 98.6 आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न पूछ रहा है कि संघनन क्या है? जो संघनन की प्रक्रिया होती है यह क्या है, यही पूछा गया है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। वाष्प का द्रव में परिवर्तन ही संघनन कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। ठीक है, देखिए, जो गैस होती है इसका ठोस में परिवर्तन होने की जो परिघटना होती है उसे क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। तो निक्षेपण आपको ध्यान रखना है। संघनन प्रश्न में पूछा गया है, निक्षेपण आपको बता दिया गया है। एक होता है मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जिसे कहा जाता है। तो ठोस के द्रव में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। और मेल्टिंग जिस पॉइंट पर होता है वो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक कटा हुआ हीरा चमकता है, किस कारण चमकता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही एक कटा हुआ हीरा चमकता है। कैसे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं आपको पढ़ लेने हैं अपनी SCERT की बुक से या NCERT की बुक से। आप सभी को बता दें कि हम जल्द ही 1-2 दिन में आपकी कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 8 तक हम लोग क्या करेंगे, NCERT और SCERT की जो बुक का जो भी थ्योरी का जो भी समरी रहेगी, सारांश रहेगा संक्षेप में, वह सभी एक शॉर्ट वीडियो में लाके हम लोग कवर करा देंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम हॉल में आप जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो यदि NCERT और SCERT से प्रश्न पूछा जाएगा सीधा, तो आपको कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर। और यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है इस वीडियो को तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में सबसे कम होगी? तो प्रकाश की गति सबसे कम किस माध्यम में होगी यह बताना है। तो सही उत्तर जो इसका होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, कांच या शीशा जिसे आप लोग बोलते हैं। शीशा में ही या कांच में ही प्रकाश की गति जब सबसे ज़्यादा जो है निम्न रहती है, सबसे कम रहती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और सबसे अधिक यदि पूछा जाए कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, तो आपको ध्यान रखना है निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ठीक है, सामान्यतः यदि निर्वात में प्रकाश की चाल पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है कितनी होती है निर्वात में प्रकाश की चाल? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, किसमें? निर्वात में। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि साफ आसमान किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो साफ आसमान
प्रकाश के विक्षेपण के कारण ही नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश का विक्षेपण। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होगी, तो किसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की दर होगी? लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की दर होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लाल प्रकाश। ठीक है, लाल प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, जबकि हरे प्रकाश में जो है किरणों की यह दर यह कम या नहीं ही होती है। समझ ले, हरे प्रकाश में ना के बराबर होती है और सबसे अधिक किसमें होती है? लाल प्रकाश में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताना है आपको। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प डी, जो पीला रंग है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। जो पीला रंग है यह प्राथमिक रंग नहीं है। ठीक है, प्राथमिक रंग नहीं है। बाकी जो ऑप्शन में आपके दिए गए हैं लाल, हरा और नीला, यह तीनों प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ये द्वितीयक रंग पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपका पीला शामिल हो जाएगा, मेजेंटा शामिल हो जाएगा, एवं जो पिकाक नीला कलर होता है वह द्वितीय रंग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो द्वितीय रंग होते हैं या दो प्राथमिक रंगों के मिलाने पर ही बनते हैं। जैसे आपको पीला कलर क्या रहता है, आप ग्रीन और रेड को जब मिला देंगे तो येलो कलर बनता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। और जो पिकॉक नीला होता है वह क्या कैसे बनता है? ग्रीन और ब्लू को मिलाने पर पिकॉक नीला बन जाता है। और मेजेंटा कलर या लाल और नीले रंग को, मतलब रेड और ब्लू को मिलाने पर मेजेंटा कलर बन जाता है। तो दोस्तों, आप सभी के सामने ये टॉप 35 प्रश्न साइंस के भौतिक विज्ञान सेक्शन से थे, और जिसको बीपीएससी के द्वारा बार बार पूछा गया है। तो यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप लोग इसको एक बार जरूर रिवाइज करिएगा। और यह वीडियो आपको यदि पसंद आया हो, आपके लिए लाभदायक रहा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।